नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। यह वीडियो JCERT क्लास 6 का पॉलिटी बुक से लिया गया है। अध्याय 1 है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा समाज विविधता से भरा। हमारा जो आसपास का समाज है वह विविधता से भरा हुआ है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ हमें विभिन्न तरह के लोग देखने को मिलते हैं। हम जिस परिवेश में रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, आप वहाँ पर देखेंगे बहुत अलग-अलग तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। हम अंतर कैसे करते हैं? तो अंतर इस तरह से कर सकते हैं, उनके रहन-सहन से, खान-पान से, पर्व और त्योहार जो वह मना रहे हैं, भाषा और बोली दोनों अलग होता है, उससे हम अलग करते हैं। अपने समाज के चारों तरफ जो अलग-अलग तरह के लोग रहते हैं उसको। हमारे आसपास का सामाजिक जीवन काफ़ी विविधताओं से भरा है। आप देखेंगे अपने समाज में, अपने आस-पड़ोस में, तो पता चलेगा अलग-अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, अलग-अलग जाति के लोग रह रहे हैं और सबका अलग-अलग तरह का त्योहार है, अलग तरह का खान-पान है, कपड़े में, रहन-सहन में अंतर है सब में। तो हम इस पाठ में देश की विविधताओं के बारे में जानने का हम कोशिश करेंगे। अभी हम एक सिर्फ समाज का बात कर रहे थे। जब एक समाज में इतनी विविधता भरी हुई है तो सोचिए देश में, इतने बड़े देश में कितनी विविधता है, उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हमारे आसपास का सामाजिक जीवन कैसा है उस पे है। परिवार समाज की पहली इकाई है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। परिवार समाज की पहली इकाई है। अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा समाज बनता कैसे है। समाज बनने के लिए सबसे पहले एक परिवार बनने की जरूरत होती है। परिवार के ही मिलने से क्या बनता है? समाज बनता है। बहुत सारे परिवार अगर मिल रहे हैं तो क्या बनता है? समाज बनता है। ठीक है। और समाज में हम किसको रखेंगे? समाज तब बनता है जब अच्छी आदतें हो, अच्छे संस्कार लोगों में हो, तभी एक समाज बन पाता है। अगर अपने आस पड़ोस से अगर आपका हर दिन झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, तो आप बेहतर समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम परिवार में अच्छे स्वभाव सीखते हैं, उसके बाद हम एक अच्छे समाज की कल्पना करते हैं। अब यहाँ समाज की बात हो रही है, परिवार की। परिवार की बातें हो रही है। देखिए, परिवार समाज की पहली इकाई है, याद रखेंगे। जहाँ मतलब कहाँ? परिवार में अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अपने परिवार से ये सभी चीज़ें मिलता है। बहुत सारी चीज़ें समाज से मिलती है, लेकिन शुरुआत हमारा परिवार से होता है। परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा के द्वारा ही हमारे समाज की दशा एवं दिशा तय होती है। परिवार के द्वारा ही जो हमें अच्छी शिक्षा मिलती है माता-पिता से, उससे हम एक बेहतर समाज की दशा दिशा तय कर पाते हैं। ठीक है? आगे है, परिवार के बाद विद्यालय हमारे समाज का बेहतर बनाने का अपनी भूमिका निभाता है। अब परिवार के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं? तो विद्यालय जाते हैं। तो हमारे समाज में विद्यालय का भी एक अहम रोल होता है। ठीक? तो यह भी एक बेहतर भूमिका निभाता है हमारे समाज को बनाने में, विद्यालय। विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा रूप है। अब इसको भी याद रखेंगे, विद्यालय जो है अपने आप में समाज का एक छोटा रूप है, क्योंकि बेहतर समाज की कल्पना हम बिना विद्यालय गए हुए नहीं कर पाएँगे। ठीक है? कुछ परिवार में अंधविश्वास भी जो है सो चलते हैं, लेकिन विद्यालय में उसका कटाक्ष होता है। इसलिए विद्यालय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारे विभिन्न धर्मों के बच्चे एवं बच्चियों अलग-अलग परिवेश में रहते हैं, सही है? अपने अलग अगल-बगल में देखेंगे तो अलग-अलग धर्म के लोग अलग-अलग कपड़े पहन रहे हैं, अलग-अलग भोजन खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अलग-अलग तरीके से सोच रहे हैं, तो अलग परिवेश में रहते हैं, जिसका रहन-सहन, खान-पान जो है, पहनावा अलग होता है। क्या आपके परिवार के भाई-बहन या कक्षा के मित्र आपकी तरह दिखते हैं? क्या आपकी पसंद और खान-पान उनकी ही तरह है? निश्चित रूप से उत्तर ना में होगा। बिल्कुल ना में उत्तर होगा। आपके दोस्त जो खा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ही वो खा रहे हों। सबका अलग-अलग होता है,
सबका अलग-अलग नहीं, लेकिन बहुत सारे का अलग खाना होता है, अलग पहनावा पहनते हैं, अलग तरह से वो सोचते हैं, अलग-अलग परिवार से आते हैं, अलग-अलग परिवेश से वो आते हैं। तो यही हमारी विविधता है। क्या हमारी विविधता है? इसको अंडरलाइन करेंगे। यही हमारी विविधता है। क्या? अलग-अलग खाना खाना, रहन-सहन, पहनावा, ये सभी विविधता हमारा है। विद्यालय में हम एक साथ खेलते, कूदते और अनुशासन सीखते हैं। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य भी अनुशासन ही है। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है? अनुशासन है। विद्यालय में हम क्या करते हैं? इन सभी चीज़ों से, अपने परिवेश से परे होकर के जो है, हम लोग अनुशासन सीखते हैं। चाहे वो खेल-कूद के माध्यम से हो, चाहे पढ़-कर के माध्यम से हो, हम अनुशासन सीखते हैं। विद्यालय के विद्यार्थियों विद्यालय के विद्यार्थियों को एक सभ्य नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाता है। विद्यालय जो है नागरिकों को एक सभ्य नागरिक, अच्छे नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाता है, साथ ही उसकी क्षमताओं को उभारने में सहयोग करता है। इसके अलावा जो बच्चे में जो क्षमता है, किसी में पेंटिंग करने की क्षमता होती है, किसी में खेल-कूद की क्षमता होती है, किसी में अलग-अलग सब्जेक्ट को पढ़ने की क्षमता होती है, कोई फिजिक्स में रुचि रख रहा है, कोई मैथ में रुचि रख रहा है, कोई बायोलॉजी में रुचि रख रहा है, तो उभारने का काम कौन करता है? हमारे शिक्षक ये अहम रोल निभाते हैं। शिक्षक किसके अंतर्गत आते हैं? विद्यालय के अंतर्गत, ठीक है? जब कोई विद्यार्थी डॉक्टर, शिक्षक, वकील या राजनेता आदि बनता है, तो अंततः इनका लाभ समाज को ही मिलता है। झारखंड का समाज भी विविधताओं से परिपूर्ण है, जिसे हम आगे कक्षाओं में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे या तो पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है? झारखंड का भी समाज विविधता से भरा है। जब हमारा एक समाज गाँव का ही अगर चर्चा करें तो वहाँ बहुत सारी विविधताएँ हैं, तो हम राज्य में भी बोल सकते हैं कि बहुत सारी विविधता है। ठीक? कुछ यहाँ पर एक दिया हुआ है, देखिए समाज हम बोलते हैं किसको है? यह एक ऐसा समूह होता है जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ निवास करते हैं तथा अपने रीति रिवाज व परंपराओं का निर्वहन करते हैं। समाज हम किसको बोलेंगे? एक भौगोलिक क्षेत्र एक गांव का ले लेते हैं या तो कोई एक एरिया हम ले लेते हैं जहाँ पे अलग-अलग जाति के लोग, धर्म के लोग, अलग-अलग संस्कृति के लोग निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं और अपनी रीति रिवाज, परंपराओं के साथ जो है एक बेहतर समाज को बना रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं। कोई रोक-टोक नहीं है। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जहाँ पर आप देखेंगे भारत एक विशाल देश है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र देश के रूप में विश्व मानचित्र पर अवतरित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को एक गणतांत्रिक देश बन गया। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क भारत की विविधता में एकता अद्भुत है। यह भारत का एक परिचय दिया हुआ है जो हम लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। आगे है बहुरंगी विविधताओं वाला देश भारत। बहुत सारी विविधता यहाँ पर है। हमारा देश भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारा देश क्या है? भारत जो है संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है? क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। संसार के प्राय सभी धर्मों के अनुयायी यहाँ रहते हैं। हर जगह ऐसा देखने को नहीं मिलता है जैसा भारत में है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग, मानने वाले जितने भी लोग हैं, सबके अनुयायी यहाँ पे हैं। यानी धर्म को मानने वाले को हम क्या बोलेंगे? अनुयायी बोलते हैं। हिंदू आप देखेंगे, मुस्लिम देखेंगे, ईसाई देखेंगे, सिख देखेंगे, यहाँ पर पारसी है, फिर उसके बाद इजरायली जो है वो यहूदी है, वैष्णव है, सारे धर्म के लोग यहाँ पर है, बौद्ध है, जैन है, सभी है, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, उसके बाद राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधता पूरे विश्व में भारत की विशेषता प्रदान करती है। पूरे विश्व के लोग जो है अपनी निगाह जब भारत पर लगाता है तो पता चलता है कि यहाँ के सभी धर्म के लोग यहाँ पर है, अपनी संस्कृति को सब कोई मान रहे हैं बिना रोक टोक के। अब आता है यहाँ पे भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता क्या है? देखिए, भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। भारत की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत से घिरी है, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ये जो है आप जानते ही हैं भारत का चौहद्दी, ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी में भी मैंने सही से बताया है। इसके अलावा 7 देशों की स्थलीय सीमा भारत को स्पष्ट करती है। यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत से
कितने देश की स्थलीय सीमा स्पर्श करती है? तो 7 देशों की स्थलीय सीमा भारत से स्पर्श करती है। अगर यहाँ पर देखेंगे आपको दिख सकता है। चलिए गौर करते हैं। बांग्लादेश हो गया, उसके बाद हो गया चीन, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे भूटान यहाँ पर है, दिया हुआ नहीं है, भूटान आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ये सभी देशें जो है क्या है, भारत से सीमा साझा करती है। देखिए हमारे देश सटे क्षेत्रों में, हिमालय से सटे क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड पड़ती है। क्यों? हिमालय से सटा हुआ जो क्षेत्र है ऊंचाई पर है, इसलिए क्या है, अधिक ठंड पड़ती है। वहीं राजस्थान अत्यधिक गर्म के लिए जाना जाता है। यदि मेघालय के मासिन राम को दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं जियोग्राफी में, मेघालय का मासिन राम जो है दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वहीं राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। राजस्थान में, भारत की बात करें तो राजस्थान में कम वर्षा होती है, लेकिन मेघालय का मासिन राम जो है दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वहां पे होती है। यही ऊंचे ऊंचे पर्वत के तो पर्वत हैं, तो कहीं विस्तृत मैदान, कहीं ऊंचे ऊंचे पठार, तो कहीं तटीय क्षेत्र है। ये भारत की विशेषता बताया जा रहा है। लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है क्रमशः अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी समुद्र के बीच में स्थित है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में भारत के हैं। तो लक्षद्वीप कहाँ पर है? ये पूरी तरह से पश्चिम क्षेत्र में है। अब यहाँ पर है धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का उदय स्थल भारत माना जाता है। 4 जो प्रमुख धर्मों का उदय स्थल है वो भारत में है। कौन कौन है? हिंदू हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया तथा बौद्ध हो गया। आप 6 क्लास में ये सब चीजें पढ़े हुए हैं। जब नए धर्म का उदय आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, इतिहास में, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप जाकर के उस पर विजिट कर सकते हैं। तो ये सभी धर्म जो है भारत में उदय हुआ है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। स्वाभाविक है इन धर्मों के अनुयायी भारत में निवास करते हैं। अब जब भारत से ही इस धर्मों का विकास हुआ है, उदय हुआ है, बना निकला है, तो इसके अनुयायी भी, इसको मानने वाले लोग भी भारत में ही निवास करते होंगे। स्वाभाविक सी बात है। इसके अलावा एक नया धर्म जो इस्लाम, ईसाई, पारसी तथा अन्य धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं, जो बाहर से आकर के यहाँ पर बसे। इन धर्मों के अंदर भी कई पंथ हैं। हिंदू धर्म में जो है कौन कौन से हैं? शिव है, साइक है, वैष्णव है, आदि संख्या में, बड़ी संख्या में रहते हैं। भले हिंदू धर्म मानते हैं, लेकिन इसमें जो शिव को मानने वाले जो लोग हैं वो शिव धर्म को अपनाते हैं, उपासक होते हैं। साइक भी है। उसके बाद वैष्णव को मानने वाले वैष्णव धर्म मानते हैं, जो सारे हिंदू धर्म के ही अंतर्गत आते हैं। इसी तरह इस्लाम का बात करें, इस्लाम में कौन कौन से हैं? शिया तथा सुन्नी में है, विभक्त है, बांटा गया। उसके अलावा जो है सिख जो है नामधारी और निरंकारी पंथ है। जैन में जो दिगंबर और श्वेतांबर पंथ है, तथा बौद्ध में जो है हीनयान और महायान पंथ में विभक्त है। सभी धर्म अलग अलग पंथों में विभक्त है। अगर मिला के देखें, अगर जैन धर्म का बात करें, जैन धर्म मानने वाले लोग हैं, लेकिन उसको भी 2 भागों में बांटा गया, दिगंबर और श्वेतांबर में। ठीक है, आगे है हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण तथा महाभारत है। कौन कौन है? वेद ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ कौन? पुराण है, उपनिषद है, रामायण, महाभारत है। वहीं कुरान का बात करें, कुरान शरीफ इस्लाम धर्मावलियों के लिए है, जो मुस्लिम लोग हैं उसके लिए क्या है? इस कुरान शरीफ है। वहीं बाइबल जो है ईसाइयों के लिए पवित्र है, पवित्र ग्रंथ है। सिखों के लिए जो है वो कौन सा है? गुरु ग्रंथ है। जैन के लिए जो है आगम सूत्र है। इस तरह बौद्ध के लिए त्रिपिटक तथा जैदा अवस्था है। बौद्ध के लिए त्रिपिटक तथा जैदा अवस्था। उसी तरह फारसियों के लिए पवित्र ग्रंथ भी है। ठीक है, बौद्ध के लिए जो है त्रिपिटक हो गया, वहीं पारसियों के लिए जो है जैदा अवस्था। हम बात करें, देश में अनेक जातियां भी हैं, धर्म के अंदर जातियां हैं, इनकी पूजा पद्धति एवं रीति रिवाज विभिन्नताएं पाई जाती है। एक ही गांव में रहने वाले विभिन्न धर्म एवं जाति के लोगों की जीवन पद्धति भी अलग अलग होती है। यही तो विविधता है ना। एक ही धर्म के लोग मानने वाले जो है अलग अलग जाति में अगर विभक्त है, तो वह भी अलग तरह से एक ही धर्म की पूजा करते हैं, उसका जीवन पद्धति अलग होता है। एक चीज और है, भारत जो है त्योहारों का देश है। हर दिन आपको नया त्योहार आपको देखने को मिलेगा भारत में। दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहारों तो प्राय समूचे देश में मनाए जाते हैं।
इनके अलावा देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय त्योहारों की प्रधानता है। इसके अलावा जो देश अलग-अलग राज्य हैं, वहाँ क्षेत्रीय त्योहार भी मनाए जाते हैं। झारखंड के संदर्भ में बात करें तो सरहुल हो गया, यहाँ कर्मा पूजा हो गया, सोहराय हो गया, मनाया जाता है। अगर बात करें हम बिहार का तो छठ पूजा हो गया, वहाँ पे मनाया जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति हो गया, टूसू पर्व हो गया, ये सब झारखंड, बिहार की बातें मैं कर रहा हूँ। केरल का बात करें तो ओणम मनाया जाता है वहाँ पर। तो अलग-अलग क्षेत्र में जो है अलग-अलग धर्म पूजाएँ, क्षेत्रीय पूजा होती ही है। झारखंड में सरहुल, कर्मा, दशई, सोहराय, टूसू पर्व उत्साह से मनाए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ के कुछ इलाकों में जो है मंडा पूजा की परंपरा भी है। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में बैसाखी, याद रखेंगे पूछा जाएगा तो पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, बिहार में छठ, असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल तथा केरल में ओणम प्रमुख त्योहार है। ये सभी मनाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा विभिन्न समाजों में खुशी का इज़हार नृत्य के द्वारा भी किया जाता है। अब खुशी का मौका है, तो लोग ढोल के ताल पर या तो गाने पर जो है थिरकते हैं, तो इसका इज़हार करते हैं नृत्य के साथ। देश के विभिन्न भागों में नृत्य की विविधता भी पाई जाती है। जिस तरह से यहाँ पर हम त्योहारों में विविधता देखते हैं, अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग क्षेत्रीय त्योहार मनाया जाता है, उसी तरह नृत्य भी अलग-अलग तरह के मनाए जाते हैं। झारखंड के संदर्भ में बात करें तो झारखंड में छऊ नृत्य, पैका, कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य, डोमकच, झूमर का विशेष महत्व है। झारखंड में कौन-कौन नृत्य है पूछे जाते हैं, एग्जाम में याद रखेंगे। छऊ नृत्य हो गया, पैका, कर्मा नृत्य हो गया, सरहुल, डोमकच, झूमर विशेष महत्व है यहाँ पर। उसी तरह असम का बात करें तो असम में बिहू हो गया, गुजरात में गरबा और डांडिया, केरल में मोहिनीअट्टम और कथकली, उड़ीसा में ओडिसी, पंजाब में भांगड़ा, मणिपुर में मणिपुरी, तमिलनाडु में भारतनाट्यम, उत्तर प्रदेश में कथक तथा नागालैंड में चांगलो प्रमुख नृत्य है। ये सभी इम्पोर्टेंट है। चांगलो किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? नागालैंड का। कथक जो है उत्तर प्रदेश का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, उसी तरह जो है पंजाब जो है का भांगड़ा है, केरल का मोहिनीअट्टम है, गुजरात का गरबा और डांडिया है, बाकी मणिपुर का मणिपुरी, सब चीज़ आप जो है थोड़ा-सा दिमाग लगा के खुद से कर सकते हैं। अब विविधता रहन-सहन में है, खान-पान में है, तो खान-पान की विविधता पर भी चर्चा हम लोग करते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों में खान-पान में भी अंतर पाया जाता है। खाद्य पदार्थ की आदत किसी विशेष स्थान पर उसकी उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। अब खाद्य पदार्थ की आदत यहाँ पर है कि किसी विशेष स्थान पर, देखिए विशेष स्थान पर उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। इसका मतलब यह हो गया, हम कहना चाह रहे हैं कि झारखंड में चावल अधिक उपजता है, तो चावल से बनने वाले ही पकवान खाना यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है? अगर हम बात करें तटीय क्षेत्रों में तो वहाँ पे ज़्यादा आपको नारियल देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे खाना बनाने में भी नारियल का तेल उपयोग होगा। सरसों का तेल ज़्यादा उपयोग नहीं होगा, जबकि झारखंड में जो है नारियल नहीं मिलता है, तो हम लोग किसका उपयोग ज़्यादा करते हैं? तो हम लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं न सरसों तेल का। तो अलग-अलग क्षेत्र जो है उपलब्धता के आधार पर जो है वहाँ का खाने की आदत भी आपको देखने को मिलेंगे। झारखंड में देखो जो पिट्ठा, धुसका, बर्रा, छिलका रोटी तथा ढकनी रोटी बड़े चाव से खाए जाते हैं। अब देखिए पिट्ठा चावल से बनते हैं, धुसका बर्रा जो है ये दलहन से बनता है, लेकिन छिलका रोटी आपको चावल से बनेगा, ढकनी रोटी चावल से बनता है। तो यहाँ पे चावल की उपलब्धता है। उसके अलावा मड़ुआ भी जो है झारखंड में बहुत होता है, तो मड़ुआ रोटी भी झारखंड में मिलता है। पंजाब में जो है गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है, तो गेहूँ के साथ सरसों रोपे जाते हैं, तो सरसों का साग ज़्यादा लोग वहाँ पकाते हैं। मक्के की वहाँ खेती ज़्यादा होती है, मक्के की रोटी। गुजरात में ढोकला बनता है, ठीक है। महाराष्ट्र में बड़ा पाव, केरल में अवियल, दक्षिण भारत में डोसा, इडली, सांभर, आंध्र प्रदेश में हैदराबादी बिरयानी तथा हलीम, नागालैंड तथा सिक्किम में मोमोज, दिल्ली में तंदूरी चिकन तथा बंगाल में मछली भात का विशेष महत्व देखने को मिलता है। सब अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, यही तो विविधता खाने पर है। अब भाषाई विविधता, भाषा में विविधता देखने को मिलेगा। भारत एक बहुभाषी देश है, भारत में बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती है। कहा जाता है कि प्रत्येक 100 किलोमीटर में यहाँ की भाषा बदल जाती है। सच बात है। यहीं झारखंड की ही बात करें तो झारखंड में कितनी भाषा हैं? संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी आदि भाषा है।
इसके अलावा जो है याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 52वें संशोधन द्वारा संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में जो है लैंग्वेज को रखा जाता है, जहाँ पर 52वां संशोधन जब हुआ था भारत के संविधान में, तो वहाँ संथाली भाषा को जोड़ा गया था। हमारे देश में 1700 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। यहाँ कुछ राज्य की भाषा के आधार पर बनाए गए, कुछ राज्य भी जो है जो भाषा के आधार पर बनाए गए थे। आगे हम पढ़ेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी को देश की शासकीय भाषा कहा जाता है। भारत का जो है राजकीय भाषा यानी शासकीय भाषा हिंदी है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, याद रखेंगे। इसके साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, शासकीय भाषा यानी राजकीय भाषा है, राजकीय, राष्ट्रीय नहीं। राष्ट्र की कोई भाषा नहीं है, लेकिन शासकीय या फिर राजकीय भाषा है, जो है हिंदी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 22 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया है, जिसमें झारखंड की बात करें तो इसमें संथाली भाषा जुड़ी हुई है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अब झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करने का प्रयास करें तो उर्दू झारखंड में बोले जाते हैं, संथाली बोले जाते हैं, संस्कृत तो नहीं बोले जाते हैं। इसके अलावा ओडिया हो गया और हिंदी, ये सभी भाषाओं को जोड़ा गया। याद रखेंगे 22 भाषाओं में अंग्रेजी को नहीं जोड़ा गया है। कन्फ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखेंगे। यहाँ जानने योग्य बातें हैं। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। 1953 में सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। ठीक, आगे है परिधान की विविधता, कपड़ों पर विविधता क्या क्या है भारत में, उस पर चर्चा करेंगे। देश में लोगों के पहनावे में बहुत अंतर पाया जाता है। पुरुषों के परिधान में कुर्ता पैजामा का विशेष महत्व है। हालांकि आधुनिक परिधान अब जो हो गया है वो है पेंट शर्ट, कोट और टाई का प्रचलन काफी बढ़ गया। जीन्स का भी बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ा है, टी शर्ट का। वहीं महिलाएं जो है साड़ी तथा ब्लाउज पहनती है। झारखंड में पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और कंधे पर गमछा रखते हैं। पंजाब में सलवार कमीज और दुपट्टा, बंगाल में बंगाली साड़ी, राजस्थान और गुजरात में घाघरा चोली और ओढ़नी। राजस्थान का देखिए यहाँ पर पहनावा दिखेगा आपको। जम्मू कश्मीर में फिरन तथा मिजोरम में पुआनचेई महिलाओं द्वारा पारंपरिक परिधान है। जो इम्पोर्टेंट है, जो आप नहीं जानते होंगे उस पर बात करेंगे। मिजोरम में पुआनचोई, उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो है फिरन, गुजरात में जो है घाघरा चोली, ये चीजें पहने जाते हैं। देखिए मिजोरम का पहनावा यहाँ पे दिया गया है, उसको जम्मू कश्मीर का दिया गया है यहाँ पर पहनावा। अब है आर्थिक विविधता। आर्थिक विविधता क्या है? आर्थिक विविधता से आशय अपनी जीविका उपार्जन के लिए लोगों द्वारा अपनाए गए पैसों से है। आर्थिक विविधता मतलब कि यहाँ के लोग पैसा कैसे कमाते हैं, अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, उस पर। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से लोग जीवन यापन करते हैं। भारत में विभिन्न लोगों की आजीविकाएं भी भिन्न भिन्न है। कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ की बड़ी आबादी खेतों पर अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा कृषि के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि क्रियाएं भी लोगों के जीविकोपार्जन के साधन हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरी करने वालों की संख्या बहुत कम नहीं है। सरकारी और गैर सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले लोग जो है उसका संख्या कम नहीं है, मतलब अच्छा खासा है। कुछ लोग स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं। स्वरोजगार जो खुद से रोजगार करते हैं, खुद से अपना आइडिया लगाते हैं। इसके अलावा पहाड़ी में वन क्षेत्रों में निवास करने वाले अधिकांश लोगों की आजीविका वनोत्पाद, जो जंगलों से मिलने वाले वस्तुएं होते हैं, जैसे जंगली फल, जड़ी बूटी, दातुन, उसको हम कहते हैं वनोत्पाद। तो वनों में के रहने वाले लोग क्या करते हैं? वनोत्पाद से अपनी आजीविका चलाते हैं, जिसको हम अध्याय 7 में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आगे है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता। क्या है? हम अलग अलग चीज को मानते हैं, अलग अलग रहन सहन मेरा खान पान है, लेकिन सब हम यूनाइट है, सब एक साथ है, उस पे यहाँ पर बात हो रही है। विविधता हमारे देश की पहचान है।
यहाँ की एकता देश की सबसे बड़ी ताकत एवं विशेषता है। भारत की आज़ादी की लड़ाई ने हमें एक सूत्र में बाँधने का काम किया। जिसमें आज़ादी हम लोग को अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हमारे देश पर था, उसमें हम सभी ने अपने धर्म को, अपने रहन-सहन को, अपने पहनावे को, खान-पान को भुला करके यूनाइट होकर एक साथ मिल कर के जो है अंग्रेज़ों को भगाने में लड़ा था। आज़ादी की लड़ाई में सब एक साथ आए हुए थे। तो उस लड़ाई में सभी धर्म एवं जाति के लोगों ने हिस्सा लिया था। हमें भले ही विभिन्न धर्म, जाति या क्षेत्रों में हों, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। हम भले किसी में चीज़ में हैं, लेकिन हम सब क्या हैं? इंडियन हैं। भारतीयता का यह भाव हमारी एकता का ही मूल मंत्र है। हम सभी एक तिरंगे के नीचे हैं, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी जाति हम लोग मान रहे हैं, मेरा जैसा भी रहन-सहन हो, सब हम एक तिरंगे के नीचे हैं। एक ही गाँव में विभिन्न धर्म और जातियों के लोग रहते हैं। वे एक-दूसरे के सुख-दुःख में सम्मिलित होते हैं। सभी एक सुख-दुःख में जो है एक साथ आते हैं। किसी के घर में अगर शादी हो रहा है तो सभी जो धर्म के लोग, सभी लोग मिल करके जो है हेल्प करते हैं। सब एक साथ रहते हैं। इसके अलावा मिल-जुल कर समस्याओं का संयुक्त रूप से समाधान करते हैं और समाधान तलाशते हैं। भाषा, धर्म, जाति आदि की विविधता के बावजूद मानवता का रिश्ता उन्हें आपस में जोड़े रहता है। भले हम अलग-अलग मानव जाति, धर्म के लोग हैं, अलग-अलग पहनावा पहनते हैं, लेकिन अगर हम यूनाइट रूप से सोचें, तो हम सब तो मानव हैं, सब इंसान हैं और सबके अंदर अपनी एक मानवता है। तो उसके मतलब रहते हम आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे देश में सांप्रदायिक झगड़े भी जन्म लेते रहे हैं। कभी इन झगड़ों ने हिंसात्मक टकराव का रूप भी धारण कर लिया, लेकिन आपसी तालमेल और एक दूसरे पर निर्भरता के कारण झगड़ों ने कभी अस्थायी वैमनस्य के रूप में नहीं और समाज के कभी विभाजित नहीं हुआ। हमारे देश में जो है साथ में रह रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिक झगड़े भी हुए हैं, सांप्रदायिक मतलब धार्मिक झगड़े भी हुए हैं। लेकिन हमने क्या किया? ये सभी झगड़ों को भुला करके जो है एक साथ रहना स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि हम एक-दूसरे पर निर्भर हैं। हम एक-दूसरे पर निर्भर हैं। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से कुछ सामान खरीदते हैं, तो दूसरे धर्म के ही लोग पहले धर्म के लोगों से भी बहुत सारे सामान खरीदते हैं। अगर निर्भरता टूट जाएगी, तो सही से समाज हम चला ही नहीं पाएँगे। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया? अपने झगड़े को खत्म किया और एक साथ रहना स्वीकार किया। अमन शांति हमारे देश की बड़ी एकता है, शांति से रहना, जो इसे विशेषता प्रदान करती है। संसार में ऐसे समाज बहुत कम मिलते हैं जहाँ विभिन्न धर्म एवं जाति के लोग आपस में मिल-जुल कर रहते हैं। ठीक है? संसार में ऐसा समाज बहुत कम ही हर जगह मिलता है जहाँ हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। अमेरिका की बात करें तो वहाँ एक ही धर्म के मानने वाले लोग जो है सिर्फ गोरे और काले में भेदभाव करके झगड़ा कर रहे थे। मुस्लिम कंट्री में जो है एक ही धर्म के मानने वाले लोग जो हैं वो शिया सुन्नी में विवाद करके झगड़ा करते हैं। तो एक मतलब भारत थोड़ा यूनाइट है, एक जैसे मतलब अलग है सबसे। खुद को उन्नत एवं सभ्य समझने वाले यूरोपीय देशों में सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण विरल ही मिलता है। वहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द सही नहीं है यूरोपीय देशों में। धार्मिक एवं जातीय वैमनस्यता की आग में जल रहे देश प्रेम एवं शांति की तलाश में है। प्रेम, भाईचारा, शांति व अहिंसा जैसे मूल्यों को आज विश्व के प्राय सभी देश अपनाने के लिए ललायित है, जबकि भारत इन मूल्यों का प्राचीन काल से ही पोषण कर रहा है। क्या बोल रहा है? बहुत सारे देश जहाँ पे प्रेम, भाईचारा, शांति, अहिंसा ऐसे मूल्य आज अपनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत का बात बहुत पहले से ही हम लोगों ने इस चीज़ को अपना करके चल रहे हैं और इसका पालन भी कर रहे हैं। अंततः ऐसी स्थिति में भारत विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम है। अतः इस चीज़ों में प्रेम, भाईचारा, शांति और अहिंसा में अगर बात करें तो पूरे विश्व का संचालन भारत कर सकता है। यहाँ से बहुत चीज़ें भारत सिखा सकता है, क्योंकि हमारा देश बुद्ध की धरती है। बुद्ध ने अहिंसा का पालन किया था, महात्मा गांधी की धरती है। ठीक, हमारे देश का संविधान सभी नागरिकों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बुनियाद पर आधारित है। हमारा संविधान भी जो है सो दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाता है। सबको एक साथ लेकर चलने का संविधान है। इन मानव मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में शामिल किया गया। ये सभी चीजों को न्याय हो, सभी को न्याय मिले, सभी समतंत्र रहे, सबको समान नजरों से देखा जाए, सभी जो है एक साथ बंधुता से रहे,
ये हमारे प्रस्तावना में ही डाला गया है। प्रस्तावना मतलब ये समझिए कि संविधान का जो आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ है, उसी में इसको जोड़ दिया गया है, सबसे शुरू में ही। सबसे पहले अगर कोई कुछ पढ़ेगा, सबसे पहले इसी को पढ़ेगा। ये है, संपूर्ण भारत एक तिरंगे के नीचे है और स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय त्योहार हमारी एकता को मजबूती प्रदान करते हैं। याद रखेंगे, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जो हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, यह पूरे देश में मनाया जाता है। गांधी जयंती भी, बाकी सब अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग जो है त्योहार मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन है हमारा का गायन सभी भारतीय एक साथ करते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन है, राष्ट्रीय गीत अलग है, याद रखेंगे इसको। अब है गांव की कहानी यहाँ पर दिया गया है। झारखंड के गांव में आपसी भाईचारे का बढ़िया नमूना देखने को मिलता है। प्रायः हर गांव में कोई जाति धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सभी गांव में अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग-अलग जाति के लोग रहते हैं। यहाँ के गांवों में मनाए जाने वाला रामनवमी और मुहर्रम का पर्व सांप्रदायिक सौहार्द का अनुपम उदाहरण है। जिस गांव का बात कर रहा है वहां पर मुस्लिम और हिंदू दोनों रहते हैं और दोनों रामनवमी और मुहर्रम मनाते हैं, तो एक साथ रह करके जो है सो बिना कोई झगड़ा के ही मनाते हैं, मिलजुल करके। रामनवमी का जुलूस तथा मुहर्रम का तजिया पूरे गांव में घुमाया जाता है। गांव के सभी लोगों की सहभागिता इसमें होती है। हजारों की संख्या में उपस्थित जनसैलाब कई अंतर नहीं रह पाता। इन दोनों अवसरों पर सभी भेदभाव भुला दिए जाते हैं। पूरा गांव एक ही रंग में रंग जाता है। जहां पर जो है रामनवमी के जुलूस में मुस्लिम लोग भी शामिल होते हैं, वहीं तजिया में जो है हिंदू लोग भी शामिल होते हैं। हर गांव की ये कहानी देखने को मिलती है। ठीक है, रामनवमी का जुलूस आप देख सकते हैं, भगवान राम का भव्य मूर्ति लेकर के जुलूस में चला जा रहा है। झारखंड के प्रमुख मेले विविधता में एकता के अनूठे झलक देखने को मिलता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारवनी मेला सावन महीने में मनाया जाता है। कहाँ पर? देवघर में। यहाँ पर बैजनाथ धाम है, यहाँ पर सुल्तानगंज से गंगा नदी से जल ला करके बाबा बैजनाथ पर चढ़ाए जाते हैं। हिजला मेला जो है कहाँ मनाया जाता है? दुमका में। मुड़मा मेला रांची में। रथ मेला जो है जगन्नाथपुर रांची में मनाया जाता है। राम रेखा धाम मेला कहाँ पे? सिमडेगा में। सूर्य कुंड मेला हजारीबाग में और उर्स मेला रांची में मनाए जाते हैं। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखने को मिलता है। एक यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, स्वरोजगार किसको बोलते हैं? अपने जीविकापार्जन के लिए व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले खुद का व्यवसाय स्वरोजगार कहलाता है। खुद का जीवन यापन चलाने के लिए जो आपने खुद से आइडिया लगाया, खुद से व्यवसाय आपने खोला और अपना जीवन यापन चला रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्वरोजगार, यानी स्वयं रोजगार आपने चालू किया है। ठीक है, तो यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए वीडियो। धन्यवाद।